दास्तान ईमान फरोशों की सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की कहानियाँ औरत और ईमान की मारकाराइयाँ। रात का आखिरी पहर था जब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे से निकली। नाजी के खेमे में जाने के बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रस्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म से पाँव तक एक ही लबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी सी आवाज़ में कोई को पुकारा। वो इस आदमी के पास चली गई। वो आदमी इसे एक खेमे में ले गया। वह बहुत देर बाद वो इस खेमे से निकली और नाजी के खेमे का रुख कर लिया। नाजी इस वक्त तक जाग रहा था। वो कई बार बाहर निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे को देख चुका था। ज़ुकवी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांस लिया है और इसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की जहनीत की पुस्तियों में ले आई है। अदरश उसने कहा, रात तो गुजर गई, वो अभी तक नहीं आई, वो अब आएगी भी नहीं। रोश ने कहा, मीर मिस्र उसे अपने साथ ले जाएगा, इससे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं किया करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का पहलू तो सोचा ही नहीं। क्या ये नहीं हो सकता कि मीर मिस्र ज़ुकवी के साथ बाकायदा शादी कर ले? उर्दश उरूश ने कहा, इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, नाजी ने कहा, मगर रकासा का क्या भरोसा, वो रकासा की बेटी है, वो तजर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि जब कोई उसके खेमे में दाखिल हुई। उसने हंस कर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वज़न करो और लाओ इतना सोना, उसने मेरा यही नाम मुकर्रर किया था ना। पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो आप चाहते थे तो कोई ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसके ज़मीन पर पाँव का ठुड्ड मारकर कहा, वो इस रेस से भी ज़्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के-हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और ज़ुबान के तलस्सुम ने उसे रेत बनाया है। उरूश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, ज़ुकवी ने कहा, रेतला टेला भी नहीं। मेरे मुतल्लिक़ कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़ुकवी ने जवाब दिया। पूछा था, नाजी कैसा आदमी है? मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपका एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा, तुम किस तरह उसे जानती हो? मैंने कहा, वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं, हमारे घर आए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ, मुझे समुद्र में कूदने का हुक्म देंगे तो मैं कूद जाऊँगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो? मैंने कहा, मैं आपकी लोंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आँखों पर। कहने लगा, देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उसे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, ये गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊँगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह इसका जिस्म मरेआँ था। नाजी ने जोश मुसर्रत से अपने बाजुओं में ले लिया और उर्श कोई को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खेमे से निकल गया। सहरा की इस पुरअसरार रात की कोख में जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपनी तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस हज़रत इस्लामिया में जितनी भी थी। जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा था, उसकी ताबीर का अज़म लेकर जुआ सोआ था। गुज़श्ता रात सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से सिर्फ नाजी और ओरोश वाकिफ़ थे, दूसरे पहलू से सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफ़िज़ दस्ता वाकिफ़ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी उसका सरागरसान और जासूस अली बिन सुफ़ियान और ज़ुकवी, तीन ऐसे अफ़राद थे जो इस वाक़ये के दोनों पहलुओं से वाकिफ़ थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ़ को नाजी ने नहायत शान-ओ-शौकत और इज़्ज़तमंदी से रुख़सत किया। सूडानी फ़ौज दो रवैया खड़ी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़िंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराए, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफ़ात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे उसके मुहाफ़िज़ों और दीगर स्टाफ़ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकज़ी दफ़्तर में पहुँचकर वो अली बिन सुफ़ियान अपने एक नाइब को अंदर ले गया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज ग़रूब हुआ, रात तारीक हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार पानी भी नहीं गया। रात खासी गुज़र चुकी जब तीनों बाहर निकले और अपने-अपने घरों को रवाना हो गए। अली बिन सुफ़ियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफ़िज़ों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फ़र्ज़ है कि हुक्म माने और ज़ुबानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूस और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। खुद मैं भी उसका शिकार हो रहा हूँ। कैसी मायूसी? मुहाफ़िज़ कहते हैं कि फ़ौज को शराब पीने की इजाज़त है, तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझें तो सज़ा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगज़ीदा इंसान समझते थे और इस पर दिलो जान से फ़िदा थे, मगर रात उसके ख़ैमे में एक अरगासा गई थी। अली बिन सुफ़ियान ने उसकी पूरी बात करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सज़ा में कोई फ़र्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रकासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था? अभी नहीं बताऊँगा। आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ-साथ तुम सब मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। इसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो। आमिर बिन सालेहा, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फ़ौज और फ़ौज के सरबराहों के कुछ राज़ होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है। रकासा का अमीर मिस्र के ख़ैमे में जाना भी एक राज़ है। अपने जज़्बातों को किसी शक में न पड़ने दो और किसी से ज़िक्र तक ना हो कि रात क्या हुआ था। अली बिन सुफ़ियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था, मुतमिन हो गया और उसने अपने दस्ते के शकूक रफ़ा कर दिए।
अगले रोज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी दोपहर का खाना खा रहा था। उसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आए हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हल्कलाते के लहजे में कहा, काबिल सदर एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म आपने जारी किया है कि सुडानी मुहाफिज फ़ौज के 50,000 नफरी मिस्र की इस फ़ौज में मद्दखम कर दी जाए जो हाल में ही तैयार हुई है? हाँ नाजी, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सर्फ करके और बड़ी गहरी सोच व विचार के बाद ये फ़ैसला तहरीर किया है। जिस फ़ौज के तुम सलार हो, उसे मिस्र की फ़ौज में इस तरह मद्दखम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सूडानियों की नफरी सिर्फ 10% हो, और तुम्हें यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब इस फ़ौज के सलार नहीं होगे, तुम फ़ौज के मरकज़ी दफ्तर में आ जाओगे। अली मुकाम नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सज़ा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फ़ैसला पसंद नहीं तो फ़ौज से अलग हो जाओ, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है, नाजी ने कहा। आपके बुलंद दिमाग और गहरी नज़र की छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज़ में मेरे बहुत से दुश्मन हैं। मेरे दोस्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैंने ये फ़ैसला रात इसलिए किया है कि मेरी इंतज़ामिया और फ़ौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फ़ैसला इसलिए किया है कि फ़ौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊँचा क्यों ना हो और कोई कितना ही अदना क्यों ना हो, वह शराब ना पिए, हल्लड़बाज़ी ना करे और फ़ौज हबशियों नाच गाने ना हो। लेकिन अलीजान नाजी ने कहा, मैंने हजूर से इजाज़त ले ली थी, और मैंने शराब और नाच गाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फ़ौज को इसकी असल हालत में देख सकूं, जिसे तुम मिलत इस्लामिया की फ़ौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फ़ौज में से मदखम करके उसके किरदार को सुधार दूंगा। और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सुडानी, शामी और अजमी नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा झंडा एक है और मजहब एक है। मेरे अली मरतबा ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अपने माजी पर खुद ही निगाह डाला, ज़रूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो। फ़ौरन वापस जाओ, अपनी फ़ौज की नफरी सामान, जानवरों, सामान खुर्द तोश वगैरह के कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी मुलाकात के कमरे से निकल गया। ये बात नाजी की खुफिया हरम में भी पहुंच गई थी कि ज़कोई को अमीर मिस्र ने रात भर का शरफ बारयानी बख्शा है। ज़कोई के खिलाफ असद की आग पहले ही फैली हुई थी। उसे आए भी अभी थोड़े ही अरसा हुआ गुजरा था कि लेकिन नाजी पहले रोज़ से ही उसे अपने साथ रखने लगा था। इसे ज़रा सी देर के लिए भी अपने हरम में नहीं जाने देता था। यहाँ इसकी दिलपसंद नाचने वाली जवान लड़कियां रहती थी। ज़कोई को इसने अलग कमरा दिया था। इसे ये न मालूम ना था कि नाजी इसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को मोम करने की ट्रेनिंग दे रहा है। वो किसी बहुत बड़े तखरीबी मंसूबे पर काम कर रहा है। ये रकासा ये देखकर जल बुन गई थी कि ज़कुई ने नाजी पर कब्जा कर लिया है और इसके दिल में और उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। हरम की 2 लड़कियां ज़कुई को ठिकाने लगाने की सोचती रहती थी। अब उन्होंने देखा कि ज़कुई को मीर मिस्र ने भी इतना पसंद किया है कि उसे रात भर अपने खेमे में रखा है, तो वो पागल सी हो गई। उसे ठिकाने लगाने का वह तरीका कत्ल था। कत्ल के 2 ही तरीके हो सकते थे, जहर या किराए का कातिल जो इसे तोते में कत्ल कर आए। दोनों तरीके मुमकिन नहीं थे, क्योंकि तो कोई बाहर नहीं निकलती और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। इन दोनों ने हरम की सबसे चालाक मुलाजमा को एतमाद में ले रखा था। उसे नामो कराम देती रहती थी। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया, तो इन्होंने इस मुलाजमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मदाह बयान किया। ये मुलाजमा बड़ी खरांट और मंजी हुई औरत थी। उसने कहा, सलार की रहायशगाह में जाकर जोगी को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है, उसके लिए वक्त चाहिए। उसने वादा किया कि वह ज़ुकोई की नकल हरकत पर नज़र रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्दी निकला। इस जुराइम पेशा औरत ने अभी ये भी कहा कि अगर कोई मौका ना निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वो मुआवजा बहुत ज़्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने इसे यकीन दिलाया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजिब बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। ज़ुकोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, ज़ुकोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूँगी। बेकार है, नाजी ने गट कर कहा। वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है, इस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। इस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सलार था। अब मैं सलार भी नहीं रहा। इसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा, ओरुश को बुला लाए। उसका हमराज और नाइब ओरुश आया तो नाजी ने उसके साथ भी इसी मौजू पर बात की। उसे वो कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। ओरुश के साथ वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्याल कर चुका था, मगर दोनों इसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब इसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई। उसने ओरुश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। ओरुश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए हो? क्या तुम्हें शक है कि ये 50,000 सुडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बही ख्वाह नहीं समझती? क्या तुम अपनी फ़ौज को ये कहकर बगावत में मादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्र का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है?
उर्वशी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और फौज को कमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूँ, नौजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 प्याबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और मेरी बातें गौर से सुन लो। तो कोई तुम अपने कमरे में चली जाओ। तो कोई अपने कमरे में चली गई और वो दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों का मध्यस्थम करने का वक़्त 7 रोज़ मुकर्रर किया। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह ताउन करता रहा। 4 रोज़ गुजर चुके थे। इस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमिन कर दिया कि 7वें रोज़ दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाइबान ने भी उसे यकीन दिलाया है कि नाजी दयानतदारी से ताउन करा है, मगर अली इब्न सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कौन थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी से पाई जाती है। वो मिस्री फ़ौज में मदखम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि मिस्री फ़ौज में मदखम होकर उनकी हैसियत गुलामों की सी हो गई है। उन्हें माले गनीमत भी नहीं मिलेगा और उससे बरबर्दरों का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाज़त नहीं होगी। अली बिन सुफियान ने यह रिपोर्टें सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी। अय्यूबी ने इसे कहा, यह लोग तवील अरसा से ऐश कर रहे हैं, उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वो नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। इस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया। उससे मुलाकात मुमकिन नज़र नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। इससे अगली रात का वाक़या है। रात अभी-अभी तारीख हुई थी, तो कोई अपने कमरे में थी। नाजी और औरिश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर देखा। बाहर के चिरागों की रोशनी में से 2 घुड़सवार घोड़ों से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वो ताजिल मालूम होते थे, लेकिन वो घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उसकी चाल बताती थी ये ताजिर नहीं। इतने में ओरश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और ओरश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। ओरश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया, फिर उन्हें कहा कि हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चुग्गे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवार और एक खंजर था। ओरश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। ज़कुई गहरी सोच में खो गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। ज़कुई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वो कमांडरों पर भी हुकूमत चलाने लगी थी। दरबान की रोकने से वो समझ गई कि कोई खास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में औरों से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुलाऊंगा। तुम 2 प्याम्बर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर उसने ज़कुई को अपने कमरे में चले जाने को कहा और उसने बगावत की बातें भी की थी। ये सब कुछ सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा था जो दूसरी तरह से बंद था। उसने उस खास कमरे के दरमियान दरवाजे के साथ कान लगाए। उधर की आवाज़ें धीमी थी, उससे कोई बात समझ नहीं आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना। जान पर खेल जाना। जो भी रास्ते में हाइल हो उसे ख़त्म कर देना। तुम्हारा सफ़र 4 दिनों का है। 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो। शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले तो कोई भी बाहर आ गया। उसने देखा वो दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और रोश भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेज़ी से रवाना हो गए। नाजी ने जुगई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल ना लगे तो हरम में घूम फिर आना। हाँ, जुगई ने कहा, जब से आई हूँ बाहर नहीं निकली। नाजी और रोश चले गए। जुगई ने चुग्गा पहना, कमरबंद में खंजर उरसा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह चंद 100 गज़ दूर थी। वो नाची पर यह ज़ाहिर करना चाहती थी कि वो हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया था। हरम में दाखिल हुई तो वहाँ की रहने वालियों ने हैरान होकर देखा। वो पहली दफ़ा वहाँ गई थी। सब ने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुशामदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थी। तो कोई सबसे पहले मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वो खरांट मुलाजमा भी वहीं थी जिसे उसे कत्ल के लिए कहा गया था। उसने ज़ुकोई को बड़ी गौर से देखा। ज़ुकोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रहायशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान था। ज़ुकोई हरम से निकली तो नाजी की रहायशगाह की तरफ जाने के बजाय बहुत तेज़ से दूसरी समत चल पड़ी। उधर एक पगड़ डंडी भी थी, लेकिन ज़ुकोई उससे दूर, ज़रा दूर हट कर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह साया चला जा रहा था। वो ज़ुकोई इंसान ही हो सकता था, मगर सर से पाँव तक एक लबादे में लिपटा होने की वजह से स्याह भूत लगता था। ज़ुकोई की रफ्तार तेज़ हुई तो इस भूत ने भी अपनी रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ कर लिया। गए घनी झाड़ियाँ थी। ज़ुकोई उनमें रोपोश हो गई। स्याह भूत भी झाड़ियों में गायब हो गया। वहाँ से कोई उड़नी तेज़ 100 गज़ आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी की रहायशगाह थी, जिसके इर्द गिर्द फौज के आला रुतबों के अफराद थे। ज़ुकोई का रुख उधर ही था। वो घनी झाड़ियों में से निकली थी कि बाएं तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, फिर भी उसका चेहरा नज़र नहीं आता था। उसके पाँव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा। चांदनी में खंजर चमका और बिजली के तेजी से खंजर ज़ुकोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़ुकोई की चीख नहीं निकली, खंजर उसके कंधे से निकल गया। ज़ुकोई ने इतना गहरा जख्म खाकर भी नहायत तेजी से अपने कमरबंद से खंजर निकाला। भूत ने उस पर दूसरा वार किया तो ज़ुकोई ने इसके खंजर वाले बाजू को
अपने बाजू से रोककर अपना खंजर पूत के सीने में घोंप दिया। उसे चीख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। तो कोई ने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो भूत के पेट में उतर गया। उसके साथ ही उसके अपने पहलू में खंजर लगा, लेकिन जरा गहरा नहीं उतरा। वो चकरा कर गिरा। तो कोई ने ये नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी, उसके जिस्म से खून बहुत तेज से बह रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मकान से चांदनी में नजर आने लगा। आधा फासला तय करके उसे चक्कर आने लगे। उससे की रफ्तार सुस्त होने लगी। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली अय्यूबी, अली अय्यूबी। उसके कपड़े लाल सुर्ख हो गए थे। वो बड़ी मुश्किल से कदम घसीट रही थी। उसकी मंजिल थोड़ी ही दूर रह गई थी। जहाँ तक पहुँचना था उसके लिए मुमकिन नजर नहीं आता था। वो मुसलसल सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान को पुकारे जा रही थी। करीब कहीं एक गश्ती संतरी फिर रहा था। उसे उसकी आवाज़ें सुनाई दी तो वो दौड़ कर पहुंचा। तो कोई इस पर गिर पड़ी और कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। संतरी ने उसका खून देखा तो उसे पीठ पर लाद कर दौड़ पड़ा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। उसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था जिस पर गौर हो रहा था। दरबार घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। उसके पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तबीब और जराह को फौरन बुलाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने पलंग पर लेटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को ना बुलाओ, लड़की ने नहीं फवाद में कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें जख्मी किसने किया है ज़ुकोई? अली बिन सुफियान ने पूछा। पहले ज़रूरी बातें सुन लो, ज़ुकोई ने कहा। शमाल मशरिक की तरफ सफार दौड़ा दो। शुमाल मशरिक की तरफ सवार दुरा दो। दो सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चुगे बादामी रंग के हैं। एक का गोरा बादामी और दूसरे का स्याह है। वो ताजर लगते हैं। उनके पास लाल नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाइयों के बादशाह फरनेक को भेजा गया है। नाजी के ये सुरानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। इन दो सवारों को रास्ते में पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़ुकोई को गशी आने लगी। वो तबीब आ गए। उन्होंने ज़ुकोई का खून बंद करने की कोशिश शुरू कर दी। उनके मुंह में दवाइयाँ डाली जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वह ज़रूरी पैगाम दे चुकी। इसके बाद उसने दूसरी सारी बातें सुनाई। मसलन नाजी ने औरश के साथ क्या बातें की थी। उसे किसी तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था। नाजी का गुस्सा और बागडोर दो सवारों का आना वगैरह। फिर उसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजूद देखकर इधर ही रिपोर्ट देने आ रही थी कि पीछे से किसी ने उसे खंजर दो दिया। उसने अपना खंजर निकाल कर हमलावर और पर हमला किया। हमलावर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत थी। उसने हमले की जगह बताई। इसी वक्त इस जगह आदमी दौड़ा दिए। तो कोई ने कहा, वो जिंदा नहीं हो सकती। उसके खंजर उसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज़्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। तो कोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान कितना पुख्ता है। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर इसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फ़र्ज़ मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने इससे ज़्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने इससे कहा, मेरे तो वहम गुमान में भी ना था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मुखबरी के लिए वहाँ भेजा था। काश मैं मुसलमान होती। ज़ुकोई ने कहा। इसकी आंख से आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे माँ बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनके माजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रकासा बना दिया था। ज़ुकोई का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें आधी खुली और होंठ उसके तरह नीम दाल जैसे मुस्कुरा रही हो। तबीब ने नब्ज़ पर हाथ रखा और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर सर हिलाया। तो कोई की रूह उसके ज़ख्मी जिस्म से आज़ाद हो गई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, यह किसी भी मज़हब की थी उसे पूरे अज़ाज़ के साथ दफन करो। इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। यह हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई है। जाकर देखा कि एक कदेर उम्र औरत की लाश थी। जाए वकुआ से 2 खंजर मिले। उस औरत को कोई नहीं पहचान रहा। ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी जिसने इनाम के लालच में ज़ुकोई पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही ज़ुकोई को फौजी हज़ार के साथ दफन कर दिया गया और मुलाजमा की लाश गरा खोद कर दफना दी गई। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। उन्हें जब दफनाया जा रहा था, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहायत अला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के इन 2 आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेके जा रहे थे। तो कोई कौन थी? वो मराकश की एक रकासा थी। किसी को भी मालूम नहीं कि उसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंटेलिजेंस जासूस और सुराग रसानी का सरबराह था। उसे दूसरों के राज मालूम करने के लिए कई ढंग अख्तियार करने पड़ते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे अपने साथ मिस्र लाया था। यहाँ आकर मालूम हुआ कि सडानी फौज का सलार नाजी साजिशी और शैतान है। उसके अंदरूनी खाना हालात मालूम करने के लिए अली बिन सुफियान ने जासूसों का जाल बिछा दिया। उसे राज की एक बात मालूम हुई कि नाजी हसन बिन सुबह के फिदाइयों की तरह मुखालफिन को हसीन लड़कियों शीश से फांसा अपना गर्विदा बनाता या मरूह देता है। अली बिन सुफियान ने तलाश बेसियार के बाद किसी की दास्ता से कोई की मराकश
से हासिल किया और खुद परवर फरोश का बहरूप डालकर उसे नाजी के हाथ बेच दिया। इस लड़की में ऐसा जादू था कि नाची उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी को फांसने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, मगर खुद ही इस लड़की के दाम में फंस गया। फंसा भी ऐसा कि इसके सामने वो नाइब सलार के साथ राज की बातें करता रहा। इसने लुगुई को जश्न की रात सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे में बेच दिया और अपनी इस फतह पर बेहद मसरूर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी से का इसने बुत तोड़ दिया है। अब वो इसी लड़की के हाथों से शराब भी पिला सकेगा और फिर उसे अपना मुरीद बना लेगा। मगर इसके फरिश्तों को भी मालूम ना हो सका कि ज़ुकुई सलाहुद्दीन अय्यूबी की ही जसूसा थी। वो इसे खेमे में रिपोर्टें देती रही और सलाहुद्दीन अय्यूबी से हिदायत लेती रही। इसके खेमे से निकलकर ज़ुकुई और दूसरी तरफ चली गई थी, जहाँ उसे मुंह सर लिपटे एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था, जिसने उसे कुछ और हदायत दी थी। उसके बाद ज़ुकुई नाजी के घर से बाहर ना निकल सकी, इसलिए वो अली बिन सुफियान को रिपोर्ट ना दे सकी। आखिर इससे मौका मिल गया और वैसी खबर लेकर वहाँ से निकली जो खुदा के सिवा किसी एक और को मालूम ना थी। ये ज़ुकुई की बदनसीबी के हरम में इसके खिलाफ इसलिए साजिश हो रही थी कि उसने नाजी पर कब्जा कर लिया है। ये साजिश कामयाब हो गई और ज़ुकुई कत्ल हो गई, लेकिन वो इत्तला पहुँचाने तक जिंदा रही। इसके मरने से कुछ अर्सा बाद वो मुआवजा जो अली बिन सुफियान ने उसके साथ तय किया था सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बर्दा फरोश के बेस में ज़ुकुई की कीमत के तौर पर वसूल की थी, मराकश में ज़ुकुई के मजूर वालदैन को अदा कर दी।